क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारी चीजों में ये नोट बना रहा है। मैं ये कहता हूँ इस नोट से तुम्हारा प्रीलिम्स का भी अगर कोई ढंग का क्वेश्चन आ गया वो नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली यूपीएससी के साइकी में जाके ये पता कर सकता हूँ कि वो पूछना क्या चाहता है, राइट। और जब भी पेपर आएगा ना तो मेरा नॉलेज गैप नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुझे क्वेश्चन देखा किसी पर्टिकुलर माइक्रो थीम पे, मुझे आया नहीं, इनको अभी तक ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है और हम बता कर रहे हैं। दिस इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, राइट। पहला आपको माइक्रो थीम के बेसिस पे अपने नोट्स को बनाना होगा, राइट। माइक्रो थीमेटिक वे में आपको अपने नोट्स बनाना होगा और थीम और डिमांड अप्रोच से आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। कि जो क्वेश्चन पूछा है उससे आप बहुत ही ऑब्जेक्टिवली उसका आंसर दे पाए। दैट इज वाई वी हैव कम अप विद थीम एंड डिमांड अप्रोच। को भी ऐसा लगता है कि आपके नोट वोट्स कुछ ढंग के नहीं है तो ऑफलाइन में बैठा रहता हूँ सिविल जज ऑफिस में, आप आ सकते हो, मुझे दिखा सकते हो। आई एनालाइज योर नोट्स, आई टेल यू कि भाई ये कहाँ पे हो, तुमको कितना डिस्टेंस क्लियर और करना है इन ऑर्डर टू गेट एट द राइट पोजीशन। कम से कम प्रोसेस में स्ट्रांग रहो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वेबिनार नाउ। आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो कि कई बार मेंस लिखे होंगे और हो सकता है कि एक आध बार इंटरव्यू भी दिया उन्होंने। नाउ द थिंग इज कि जो भी इंटरव्यू देता है ना, और हो सकता है कि वो यूपीएससी में सिलेक्टेड ना हुआ हो, नाउ जब भी वो अपनी स्टोरी आपको बताएगा तो वेरी प्राउडली ही विल से कि मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, राइट, इंटरव्यू में नहीं हुआ। बट अगर आप उसकी मार्कशीट की एनालिसिस करोगे ना तो वेरी ऑफनली यू विल फाइंड कि एक्चुअली इट वाज नॉट द इंटरव्यू बट इट वाज द मेंस जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। और ऐसे लोग आपको मे बी आपके जैसे लाइब्रेरी में मिल जाए, मे बी योर सीनियर्स, राइट, या आपके होम टाउन में कोई भैया हो जिन्होंने इंटरव्यू दिया, सो दे वेरी प्राउडली से कि हमारा इंटरव्यू में नहीं हुआ, बट एक्चुअली द मेंस के एग्जाम में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं होते कि वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर पाए। अब इसको समझने के लिए हमारे पास स्क्रीन पे मार्कशीट है। अगर आप इस मार्कशीट को देखोगे ना, दिस इज सुमित एंड दिस इज दीक्षांत, ये दोनों ने 2022 में एग्जाम दिया था और दोनों ने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया, ठीक है। तो एक बार जरा रुक के ये समझ लेते हैं कि इंटरव्यू का स्कोर के जो नंबर्स हैं वो कैसे, एवरेज क्या होते हैं और जैसे अच्छे क्या नंबर होते हैं या पुअर क्या नंबर होते हैं वो समझ लेते हैं। और मेंस और इंटरव्यू में के बीच में एक बड़ा डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट अगर 160 से लेके 175 के बीच में कुछ भी नंबर पाता है, सो दैट इज एन एवरेज मार्क्स इन द इंटरव्यू, राइट। और एक डिसेंट जो कैंडिडेट होता है ना वो इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स लेके आ ही जाता है, ठीक है। अब वो डिसेंट कैंडिडेट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा अभी, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज द लिमिट कि 160 से 175 इज द लिमिट कि अगर आप डिसेंट कैंडिडेट हो तो इतना इंटरव्यू में लेके ही आ जाओगे। और इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स का होता है, राइट। अगर आप कुछ भी 185 से ऊपर ला रहे हो ना तो वो गुड है और एक्सलेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 200 से ऊपर जा रहे हो कि 210 से ऊपर जा रहे हो, राइट। और अगर आप 160 से नीचे जा रहे हो तो आप बिलो एवरेज जा रहे हो और क्या जा रहे हो, पुअर हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने 140 स्कोर कर लिया, अगर 135 स्कोर कर लिया तो दैट इज पुअर मार्क्स इन द इंटरव्यू। बट एक डिसेंट कैंडिडेट क्या है कि 160 से 175 के बीच में वो आराम से नंबर ले आ सकता है, ठीक है। नाउ डिसेंट कैंडिडेट से मेरा क्या मतलब हुआ कि जिसने अपना डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, तो दैट इज अ डिसेंट कैंडिडेट फॉर मी, ठीक है। और एक और जो चीज होती है कि मेंस में आप क्या करते हो ना, मेंस में व्हाट यू डू इज कि आप एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ अपने आंसर्स को कंक्लूड करते हो, बट इंटरव्यू में यू हैव टू टेक ओपिनियंस, राइट। यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। आप बैलेंस्ड आर्गुमेंट दे के बस साइड से नहीं कर सकते। द इंटरव्यूअर वांट्स कि आप अपना ओपिनियन दो, तो वो रखना और डैफ अच्छे से करना। दीज आर द टू थिंग्स कि अगर आपने किया तो आप आराम से 160 से 175 के बीच में इंटरव्यू में ले आओगे एंड दैट इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, राइट। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वापस से स्क्रीन पे देखो मार्कशीट को, तो ये जो हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इंटरव्यू में एक्सेप्शनली हाई मार्क्स को अचीव किया। अगर आप देखोगे 198 इज वेरी गुड मार्क्स, नियर 200, 184 नियर लेट्स से गुड मार्क्स, राइट। तो इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आपके मेंस में मार्क्स कम होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, राइट। अगर आप देखें तो 748 और 749, अब 750 नंबर से आप अगर अपना मेंस क्लियर कर रहे हो ना तो वो मेंस क्लियर करना एक्चुअली हुआ नहीं, आपने दो चार नंबर कट ऑफ से ऊपर ले आया, 10 नंबर ऊपर कट ऑफ से ले आया और आपने बस मेंस क्लियर कर लिया। करने के लिए मेंस में अगर आपके नंबर 800 से ऊपर नहीं जा रहे तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन मुश्किल में है, राइट। नाउ अब तो मुझे ये समझ में आ गया, यहां से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जिन्होंने मेंस क्लियर किया है उनके, जिन्होंने यूपीएससी एक्चुअली क्लियर किया है
उनके मेंस में मार्क्स जो है ना वो एक्सेप्शनली बहुत ही हाई होंगे। अब इसका जो प्रूफ है यू विल गेट हियर, इसका जो प्रूफ है यू विल गेट हियर कि जितने भी टॉप 10 है ना, टॉप 10 वो आपको मिलेंगे, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कट ऑफ से 130 नंबर ऊपर। यानी कि अगर 750 लेट्स से 741 इज द कट ऑफ फॉर 2023, तो उनका मार्क्स 130 ऊपर इससे मिलेगा, राइट। 130 का मतलब क्या ना, कितना हो गया यहाँ पे, इफ यू विल जस्ट 870 के आसपास, राइट। एवरेज मार्क्स इज 870। तो और टॉप 10 की ही बात नहीं है ये, अगर आप जाके पूरे स्कोर देखोगे तो टॉप 50 के अंदर जो बच्चे हैं, टॉप 50 में देयर इज नोबडी हु हैज स्कोर्ड बिलो 802। टॉप 50 के अंदर देयर इज नो वन जो कि 800 से नीचे से स्कोर कर रहा है। और इवन इन टॉप 100 आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 12-13 बच्चे ही ऐसे हैं जिनका बहुत ही मार्जिनली 800 नंबर से नीचे मेंस गया है, अदरवाइज एवरीबॉडी इज अबव 800, राइट। सो इफ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी और टॉप 50 में आना चाहते हो, क्योंकि टॉप 50 में आओगे तभी यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। क्या होता है कि टॉप 50 में आने से यू विल गेट द आईएएस रैंक, आल्सो द प्रिफर्ड कार्डर टू, ठीक है। क्योंकि आईएएस बनने के बाद भी देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जिनको हम जानते हैं, उनको ये फिर लग जाता है कि हमें अपना प्रिफर्ड कार्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। सो इफ यू वांट टू लाइक रियली गिव अ क्लोजर टू योर प्रिपरेशन और टॉप 50 के अंदर आना चाहते हो, तो मेंस का जो मार्क्स है ना वो बहुत ही तुम्हारा एक्सेप्शनली हाई होना चाहिए, ताकि तुम्हारा बर्डन इंटरव्यू पे ज्यादा ना जाए, राइट। इतना तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं कह रहा हूं, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और जरा एक और मैंने मार्कशीट लेके आई हुई है, उसको भी जरा इसके भी इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें एक एनालिसिस मिल रही है। तो अगेन मैं सुमित की मार्कशीट ला रहा हूँ, बट इसकी मार्कशीट ना मैं हर्षिता के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे बच्चे हमारे स्मैश मूवीज में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इफ यू विल सी कि एक तो बहुत ही हाई स्कोरर है इंटरव्यू में और एक बहुत ही एवरेज स्कोरर है इंटरव्यू में। अगर आप देखोगे तो 198 इज द इंटरव्यू मार्क्स हियर, और हर्षिता के कितने, 116, ठीक है। तो दिस इज एक्सेप्शनली हाई एंड दिस इज एवरेज, राइट। और मेंस में आप देखोगे तो इसके कितने 748, राइट, और इसके 797, अराउंड 800, मतलब अप्रॉक्स 800, 3 नंबर कम है। और जरा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि एवरेज बट एवरेज इन इंटरव्यू बट मेंस में 800 के पास, एक्सेप्शनली हाई इन इंटरव्यू बट 750, मतलब कट ऑफ से सिर्फ एक नंबर ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोनों की तो नॉट रिकमेंडेड यहां लिखा हुआ है, बट 6 महीने बाद का अगर आपको मैं एक मैजिक दिखाऊं, आई विल शो यू द मैजिक कि हर्षिता गेट्स selected in the reserve list as IRMS. See here. Can you see this? Means what? कि अगर मेंस के मार्क्स बहुत तगड़े हैं ना तुम्हारे 800 के आसपास और इंटरव्यू में एवरेज भी चला गया, हो सकता है तुम्हारा दिन भी खराब हो, ठीक है, हो सकता है तुम ओपिनियन नहीं ले पा रहे हो सकता है तुम बोर्ड से डर गए, तब भी तुम लिस्ट में आ जाओगे, you'll get a rank, right? You'll get a job, decent A services job, right? So this is what is happening, right? कि now Harshita is a ranker. She is a ranker of 2022 और उसने 2023 में फिर एग्जाम दिया बट क्लियर नहीं किया। 2023 में मतलब 2022 की ये रैंकर है, राइट। 2022 में इसने रिजर्व लिस्ट में अपने नाम लिया है, बट अगेन इसका 2023 में मींस नहीं निकला। उसकी भी मार्कशीट में दिखाता हूं और कंपेयर करता हूं क्यों नहीं निकला, क्योंकि पुराने तरीके मींस में आज के डेट में काम नहीं आ रहे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मींस की प्रिपरेशन चेंज होती जा रही है और अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर लाने ना तो अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को सही रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, क्योंकि जो अभी तक मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेंस इंपॉर्टेंट है, तो मेंस तो इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, तो मैं भी वही बात बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि मेंस में स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। अगर 800 नंबर लाना है ना तो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, पुरानी स्ट्रेटेजी पे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो पुराने रैंकर्स भी है ना, अभी आज के डेट में उनका मींस क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो मींस इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उनका इंटरव्यू में बहुत अच्छा नंबर आ जाए लेकिन मींस ही नहीं हो रहा। गेटिंग माय पॉइंट नॉट, ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर सम पीपल हु आर रैंकर्स, ठीक है, बट अभी तक मींस में फंसे हुए हैं, ठीक है, बट दे आर सर्टेन पीपल जो क्लियर कर जा रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है ऐसा कि ऐसा हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट? देयर आर टू रीजंस फॉर इट, लाइक वी हैव फिगर्ड आउट। हमने बहुत सारा डेटा एनालिसिस किया, बहुत सारे मार्कशीट्स देखे टॉपर्स की, बहुत सारे पीवाईक्यूज की एनालिसिस करी,
और आपको पता होगा कि सिविल्स डेली इज बेस्ट इन दिस, राइट? एनालिसिस के मामले में, मेंटरशिप के मामले में सिविल्स डेली का कोई भी अभी तोड़ नहीं है मार्केट में। नाउ आई टेल यू वन थिंग कि जो पुराने लोग हैं ना, वो सिलेबस के बेसिस पे अभी भी नोट्स बना रहे हैं। सिलेबस का कीवर्ड पकड़ो और उस पर नोट्स बनाते जाओ। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बात किया है। उसके दूसरी बात हम आगे करेंगे आज इसको समझेंगे और बेटर तरीके से। सिलेबस के कीवर्ड पे नोट्स बना रहे हैं और पेपर भर के आ जा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रैटेजी। और मैं आप दिखाऊंगा आपको, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि दिस इज द स्ट्रैटेजी कि सिलेबस के कीवर्ड पे नोट बना लो और आप पेपर भर के आ जाओ एग्जाम में। बट जो पेपर है ना, वो उसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। मार्केट में एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स कि प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया, एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंस की मेंस में भी चीजें चेंज हो रही हैं एंड यू हैव टू अलाइन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली टू क्लियर द मेंस, राइट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लाइक सब सुन रहे हैं मेरी बात? ओके। तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि मेंस की प्रिपरेशन चेंज हो रही है। अब मेंस की प्रिपरेशन अगर चेंज हो रही है, अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे तो आप मेंस में नहीं जा पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अभी क्या चलना चाहिए कि आपको माइक्रो थीम्स के अकॉर्डिंग अपनी नोट्स को बनाना पड़ेगा और थीम और डिमांड के हिसाब से अपने आंसर को लिखना पड़ेगा ताकि आप डिमांड्स को बहुत ही प्रिसाइजली एड्रेस कर पाए मेंस के अंदर, ठीक है? अब पहले जैसा नहीं कि आप पेपर भर के आ जाओ। अगर आप अभी के टॉपर्स की कॉपी देखोगे, फॉर एग्जांपल इशिता किशोर की कॉपी देख लो या अनिमेश प्रधान की कॉपी देख लो, दे आर राइटिंग वेरी प्रिसाइज आंसर, ठीक है? टॉप 10 में आप किसी की कॉपी देखो। गेटिंग माय पॉइंट? सो हाउ दे आर डूइंग इट, विल बी डिस्कसिंग दैट। बट पहले तो आप ये समझ पा रहे हो आई थिंक कि मेंस की प्रिपरेशन की लेवल चेंज होती जा रही है और उसको टैकल करने के लिए स्ट्रेटजी में चेंज चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि पुराने वाले रैंकर्स नंबर नहीं ला पाए। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जिसने लेट्स से रैंकर बन गई थी, नाउ शी हैज नॉट इवन 727 नंबर 2000 बिकॉज शी वांट टू बिकम आईएएस। तो आईआरएमएस बनने के बाद भी शी अगेन अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन 2023 और 2023 में इसके क्या हो गया, 727 मार्क्स आ गए, कट ऑफ से बहुत नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? तो द थिंग इज कि व्हेन आई टॉक टू हर, जब मैंने उससे बात किया तो उसने बोला कि सर मेरा 400 नंबर से ऊपर था ऑलरेडी जीएस में, तो मैंने सोचा कि क्या ही मतलब है, मेरा जो चल रहा है वो तो सही चल रहा है। बट क्या हुआ फाइनली कि जो पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ मेंस में जो यूपीएससी चाहता है वो चेंज हो रहा है और वो उसको पकड़ने के लिए आपको बहुत सारी कॉपीज एनालाइज करनी पड़ेगी टॉपर्स की, जो हम सिविल्स डेली में एज अपने वीडियो के थ्रू बहुत सारा लेके आते हैं कि टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स कि वो मेंस में नंबर अच्छा लेके आ पाए, राइट? तो नाउ इफ यू कंपेयर कॉपीज ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय, ठीक है, जो 2023 में अगेन ये 2023 में आईपीएस बन गया, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स? इनके आंसर राइटिंग के टेक्निक में ऐसा क्या डिफरेंट था कि ये ही क्लियर्ड, like he cleared the exam and she could not? Why? Because she was relying on old techniques, ठीक है, old techniques, right? और इसको कैसे देखेंगे, इनकी कॉपी को देख लेते हैं कि इनकी कॉपी कैसे थी, इनके कॉपी के एनालिसिस के थ्रू समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आया, ठीक है? अगर आप देखो तो अगेन ये दोनों 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? 2024 मींस इन दोनों ने दिया हुआ है, जर्नी इनकी लंबी है। और इफ यू सी कि 2024 यहाँ पे फॉर द प्रूफ आई हैव ब्रॉट हमारे FLT4 को उठा के लाया हूं मैं, क्योंकि ये हमारे स्नास मेंस के स्टूडेंट। तो लेट्स सी कि इन्होंने आंसर कैसा लिख रहे हैं ये दोनों। सो अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है और देखते हैं कि इन्होंने एड्रेस कैसे किया उस चीजों को। तो थोड़ा ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना, राइट? कि नाउ द क्वेश्चन सेज कि इनका एक क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि द क्वेश्चन सेज कि इंडियन एग्रीकल्चर रिक्वायर्स अ ट्रांजिशन इन क्रॉपिंग पैटर्न टू सिक्योर सस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन एंड इनहेंस फार्मर इनकम। In this context, discuss the changes required and highlight measures taken by the government to facilitate it. Right? This is the question. Now, question means का टैकल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तुम फ्रेमिंग देखो क्वेश्चन की क्या है। अगर तुमको फ्रेमिंग ही नहीं समझ में आ रही ना, तुम्हारा गेम वहीं खत्म है, ठीक है? तुम्हारा गेम वहीं खत्म हो जाएगा कि अगर तुमको फ्रेमिंग ही नहीं समझ में आ रही। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखूंगा ना, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है? इन द कॉन्टेक्स्ट लिख के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो दिस इज द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन एक स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहा है डायरेक्टिव्स के साथ डिस्कस, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी फ्रेमिंग के साथ, हमको क्या लगाना था? थीम एंड डिमांड अप्रोच, ठीक है? अब थीम एंड डिमांड अप्रोच एक्चुअली होता क्या है वो आगे मैं समझाऊंगा अभी, बट अभी आप इसके क्वेश्चंस को देख लो कि ये रैंकर्स क्यों नहीं, पुराने रैंकर्स इस समय क्यों नहीं निकल पाए, क्यों? क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन चेंज हो रही है, राइट? तो अगर आप देखोगे तो थीम एंड डिमांड अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, थीम एंड डिमांड होता क्या मैं बता रहा हूं आपको
आगे चल के मैं बताऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की थीम और डिमांड निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिक्वायर्स अ ट्रांजिशन इन क्रॉपिंग पैटर्न। नाउ क्रॉपिंग पैटर्न इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। क्रॉपिंग पैटर्न इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अब बहुत लोग इंडियन एग्रीकल्चर लिख रहे थे इसमें, ठीक है, बिकॉज मैंने तो इस पेपर को बनाया भी है और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा भी है लिखते हुए इसका आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स वर राइटिंग थीम क्या पकड़ रहे थे, इंडियन एग्रीकल्चर, बट इंडियन एग्रीकल्चर इज नॉट द थीम, क्रॉपिंग पैटर्न इज द थीम। क्यों? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर ही तो क्रॉपिंग पैटर्न आता है, ठीक है। और जब यूपीएससी आपसे नीचे जाके प्रिसाइज होकर क्रॉपिंग पैटर्न पूछा है, तो आप इंडियन एग्रीकल्चर को पहले बताओगे, फिर उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न पे आओगे, उसके बाद कॉन्टेक्ट सेट करोगे, इतना वर्ड लिमिट खत्म कर दोगे, तो तुम्हारा तो हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तुम प्रिसाइजली एड्रेस नहीं कर पाओगे और वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट कर दोगे, फिर पेपर भी छूटेगा और हो सकता है कोई डिमांड भी छूट जाए क्वेश्चन। सो नाउ टू आइडेंटिफाई द थीम यू नीड, व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? क्रॉपिंग पैटर्न। सो मैं हमेशा क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ लिखूंगा, राइट? कुछ ना कुछ नहीं, आई बी यूजिंग डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन या सर्टेन डेटा, ठीक है। सो आई क्रॉपिंग पैटर्न द थीम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ डिमांड समझते हैं। जब भी ये स्टेटमेंट होती है ना, ये आपको स्टेटमेंट पहली वाली आपको थीम देगी, प्लस क्या देगी, एक इम्प्लिसिट डिमांड देगी, ठीक है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इम्प्लिसिट डिमांड क्या है वो भी समझेंगे अभी। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं ताकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हौच पौच हो रहा है, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न द थीम ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड्स आप देखोगे, डिस्कस द चेंजेस रिक्वायर्ड, तो चेंजेस रिक्वायर्ड डायरेक्ट जो डिमांड आपको मिल गया, चेंजेस रिक्वायर्ड आपको बताना है क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है और गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं वो बताना, तो ये तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया। बट इम्प्लिसिट डिमांड में कैच है, अगर आप बिना इम्प्लिसिट डिमांड को एड्रेस किए हुए आगे बढ़ जा रहे हो ना, तो यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स, ठीक है। उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने चाहिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में एक आध दो मार्क्स अगर आपने ऐसे मिस कर दिए तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका 50-60 नंबर का पूरे 7 पेपर में गैप आपको मिल जाता है, ठीक है। जीएस के तो 4 होते हैं, बाकी ऑप्शनल और ऐसे मिला के, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इंडियन एग्रीकल्चर रिक्वायर अ ट्रांजिशन इन क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न इज द थीम। ये यहां से हमने डिमांड 2 पकड़ लिया, डिमांड 3 पकड़ लिया। अब डिमांड 1 यहाँ पे इस स्टेटमेंट कोई ना कोई डिमांड 1 है जो छुपी हुई है एज इम्प्लिसिट डिमांड, उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्रॉपिंग पैटर्न टू सिक्योर सस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन एंड इनहेंस फार्मर इनकम, राइट। यहाँ पे भी ट्रांजिशन की बात कर रहा है और यहाँ पे भी चेंजेस की बात कर रहा है। जब यहाँ पे भी चेंजेस की बात कर रहा है और यहाँ पे भी चेंजेस की बात कर रहा है, तो दोनों बात तो सेम हो गई। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, दोनों बात तो सेम हो गई, तब क्वेश्चन बना क्यों है, राइट। तब क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या जबरदस्ती डाल दिया क्वेश्चन, ऐसा कुछ। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इम्प्लिसिट डिमांड जो है ना, वो आपसे डायरेक्टली इशू पूछ रहा है, तभी आप चेंजेस जाके यहाँ पे बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, इशू इन सस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन एंड इशू इन फार्मर इनकम। गेटिंग माय पॉइंट? इशू इन सस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन एंड इशू इन फार्मर इनकम्स, ये हमारी दो इम्प्लिसिट डिमांड है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये क्वेश्चन को एड्रेस करना होता तो मैं कैसे करता, आई जस्ट शो यू, राइट। आई जस्ट शो यू कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट द स्क्रीन इज, और मैं मान लेता हूं कि ये मेरा पेपर का ऐसे सेग्रीगेशन है। आई विल बी राइटिंग थीम इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। थीम लिखूंगा मैं इंट्रोडक्शन में, जो कि क्रॉपिंग पैटर्न है। मैं यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न सीपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा 2-3 लाइन यहाँ खत्म हो जाएगा। इम्प्लिसिट डिमांड क्या है, अनसस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन, ठीक है। अनसस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन, जहां पे मैं बात करूंगा कि मोनोकल्चर है हमारे यहाँ, ठीक है, राइट वीज सिस्टम, ठीक है। आई टॉक अबाउट ड्रॉपिंग वाटर लेवल, ठीक है, फॉर बिकॉज ऑफ फ्लड इरिगेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। आई एम नॉट राइटिंग, क्योंकि पूरा वेबिनार बहुत लंबा खींच जाएगा अगर मैं हर चीज लिखना शुरू कर दूंगा तो, ठीक है। ठीक है, अनसस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन और क्या होता है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स विच इज डिग्रेडिंग सॉइल्स, राइट। सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर विच इज अनसस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन के अंदर आ रहा है। उसके बाद पुअर फार्म इनकम्स के बारे में भी बताऊंगा, पुअर फार्म इनकम्स। तो ये इम्प्लिसिट डिमांड है और दो इम्प्लिसिट डिमांड मुझे मिल गई ना, तो आई यूज डायग्राम टू मेक टू एड्रेस इट। व्हाई? क्योंकि मुझे पेज के हिसाब से भी तो जाना है। आई हैव टू यूज पेज वेरी जुडिशियली, राइट। तो पुअर फार्म इनकम्स क्यों है, बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है। पुअर फार्म इनकम क्यों है, बिकॉज इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, ठीक है, फार्म इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, दैट इज वाई पुअर फार्म इनकम है। लैक ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, एग्जांपल हॉर्टिकल्चर, उनका प्रोडक्शन कम है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू पुअर फार्म इनकम। उसके बाद मैं पहली दूसरी डिमांड को मीट करूंगा, चेंजेस क्रॉपिंग पैटर्न में, दैट इज चेंजेस रिक्वायर्ड। उसके बाद मैं आई राइट 2-3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हियर, देन आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट मेजर्स हियर, ठीक है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई, एंड देन आई विल कंक्लूड माय आंसर लाइक हियर, राइट। दिस गोइंग टू बी माय स्ट्रक्चर, राइट। रफ स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ अगर तुम आओगे और देखोगे कि इन टॉपर्स ने कैसे एड्रेस किया इस क्वेश्चंस को, तो लेट्स सी दिस। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो
पहली कॉपी है जिसका नहीं हो रहा है अगेन आफ्टर बीइंग ए रैंकर, तो द थिंग इज कि उसने इम्प्लिसिट डिमांड मिस ही कर दिया। इफ यू विल सी हियर, इफ यू विल सी हियर नो, तो यू विल फाइंड कि इसने इम्प्लिसिट डिमांड ना मिस ही कर दिया, पूरा का पूरा इम्प्लिसिट डिमांड। देयर इज नो इम्प्लिसिट डिमांड, जो कि हमारे पास दो इम्प्लिसिट डिमांड आ गई थी, ठीक है, जिसको हम डायग्राम से एड्रेस कर सकते थे। देयर इज नो नथिंग है। दो शी हैज रिटन अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न हियर, इसने भी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात की है, इसने डायरेक्टली चेंजेस इन क्रॉप पैटर्न के बारे में बात की, ठीक है। और नाउ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एक सेकंड जस्ट मुझे इसको जूम आउट कर लेने दो। ओके, आप देखोगे फिर दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स टेकन एंड शी इज कंक्लूडेड लाइक दिस। बट वहीं पे इफ यू विल फाइंड, वहीं पे इफ यू विल फाइंड द गाय हु क्लियर्ड द एग्जाम दिस ईयर, हु क्लियर्ड द एग्जाम दिस ईयर, एक सेकंड जस्ट, हु क्लियर्ड द एग्जाम दिस ईयर हियर, स्टार्टिंग विद द क्रॉपिंग पैटर्न, एक डायग्राम भी बता दिया क्रॉपिंग पैटर्न का मेजर विच इज वैल्यू एडिशन, राइट, विच इज वैल्यू एडिशन। उसके बाद आप देखोगे इश्यूज विद द क्रॉपिंग पैटर्न, अनसस्टेनेबल फार्म प्रोडक्शन और लो इनकम के बारे में इसने इम्प्लिसिट डिमांड को एड्रेस किया है, राइट, इम्प्लिसिट डिमांड को एड्रेस किया है एंड देन चेंजेस रिक्वायर्ड की बात कर रहा है एंड देन जाके ये गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में बात कर रहा है एंड देन ही इज कंक्लूडिंग द आंसर। सो नाउ यू कैन सी कि द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर कमिंग आर वेरी एनालिटिकल, राइट, एंड यू हैव टू एड्रेस एवरीथिंग। पहले क्या होता था, 10 मार्कर में 2 डिमांड्स, 15 मार्कर में 3 डिमांड, ठीक है, वो पैटर्न हम फॉलो करते थे। नाउ यू कैन नॉट जस्ट से कि कौन कितनी डिमांड 10 मार्कर में आ जाए, राइट, और इम्प्लिसिट डिमांड्स इतनी सारी होती है, यू हैव टू एड्रेस by the diagram, right? So this is how the pattern is changing. So you need to be very much cautious about implicit demands. How much of page proportion has to be given to one particular demand, ठीक है, कितना किसको एलोकेट करना है पेज ताकि वो भी एड्रेस हो जाए। कोई नॉन कोर पार्ट को ज्यादा दे दिया तो आपका कोर पार्ट छोटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की चीजों को आपको बहुत सारा एनालिसिस लेके चलना होता है एंड दैट रिक्वायर्स अ डिस्कशन विद द मेंटर, राइट। वो इतना आसान नहीं होता, या तो आपका पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो तो आपको वो चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज इट रिक्वायर्स अ मेंटर टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स, राइट, ताकि आप उससे 100-200 क्वेश्चन जब तक डिस्कस नहीं करोगे ना तब तक आपको सारी चीजें जहन में आएंगी, राइट। सो नाउ जो पैटर्न चेंज हो रहा है आज के डेट में, जो मीन्स का जो पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, मीन्स में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज हो रहा है नाउ, उसमें अगर आपको गारंटीड 800 प्लस नंबर लाना है ना, गारंटीड 800 प्लस नंबर लाना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू 2 थिंग्स। पहला, आपको माइक्रो थीम के बेसिस पे अपने नोट्स को बनाना होगा, राइट, माइक्रो थीमेटिक वे में आपको अपने नोट्स बनाना होगा और थीम और डिमांड अप्रोच से आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। थीम और डिमांड अप्रोच अभी क्या होता है मैं उसको भी समझाऊंगा, बट आप पहले ये समझो कि माइक्रो थीमेटिक वे और थीम एंड डिमांड अप्रोच, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच कैन हेल्प यू इन क्रॉसिंग 800 प्लस, राइट, एंड टू क्रॉस 800 प्लस यू हैव टू क्रॉस, लाइक यू हैव टू गेट 450 प्लस इन व्हाट मींस, ठीक है, मींस में जीएस के, सॉरी इन जीएस के 1 2 3 4 में अगर आपके 450 आ रहा है ना, तो वेरी लेट्स से क्या कहते हैं कि कंफर्टेबली यू विल बी क्लियरिंग विद 800 प्लस मार्क्स इन मेंस, ठीक है। तो 800 प्लस की क्या स्ट्रेटजी, 450 प्लस की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जीएस के अंदर, जीएस 1 2 3 4 के अंदर, और इनकी लर्निंग से आप बाकी पेपर में भी, अपने ऑप्शनल में भी अपने लिखने का तरीका वही बना सकते हो, सो दैट यू कैन क्रॉस 800 प्लस मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन, ताकि आपके इंटरव्यू पे बर्डन ज्यादा ना जाए, राइट। आर यू गेटिंग इट? यूपीएससी प्रिपरेशन इज मोर अबाउट व्हाट 50% strategy and 50% what hard work. Everybody is doing the hard work, but nobody is strategizing the things in correct way, right? तो अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं सही है ना, तो आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग हार्ड वर्क। आई टेल यू, मेरे पास अभी परसों एक फोन आया कि देयर इज अ स्टूडेंट नेम मनी, उसका पूरा मतलब शॉर्ट फॉर्म में मनी नाम है उसका, तो उसको, उसके पापा ट्रक ड्राइवर है एंड उसके पापा ने उसको 30,000 रुपया दिया था टैब खरीदने के लिए। 30,000 रुपीज फादर गिव हिम टू लेट्स से टैब खरीद लेना, बिकॉज ही हैज अ छोटा सा स्क्रीन था उसके मोबाइल में, तो ही वाज नॉट एबल टू सी, बट उसने टैब नहीं खरीदा, उसने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। देन ही वाज टेलिंग मी कि सर मैंने अपने पे खर्च किया वो पैसा, अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। सो स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, स्ट्रेटजी बहुत जरूरी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं। मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्या बता दिया इस पीडीएफ में, तो पीडीएफ को समझने का तरीका भी तो होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर, राइट। तो विल अंडरस्टैंड कि माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ नोट्स मेकिंग क्या है और थीम और डिमांड अप्रोच क्या है, कि कैसे हम आंसर राइटिंग क्या है, विल अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ मींस प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। तो दीज आर द माइक्रो थीम्स, ठीक है, जो हमने पूरी लगभग 12 साल का जो भी पेपर आया हुआ है मेंस का, उसको एनालाइज करने के बाद वी हैव अराइव्ड एट दीज माइक्रो थीम्स, ठीक है, जिसको छोटा छोटा में लगा हुआ है। तो इन पे ही आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है आते हैं। तो माइक्रो थीम को समझने से पहले
इसको ऐसा समझते हैं कि कॉन्ट्रास्ट करके समझते हैं, राइट, ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आए। मैंने क्या किया कि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को भेजा मैसेज कि अपने नोट भेज दो मुझे किसी टॉपिक पे। जैसे फंडामेंटल राइट्स पे मैंने सबके नोट्स मंगा लिए, 3-4 लोगों के, ठीक है। अभी देखते हैं कि बच्चे फंडामेंटल राइट्स पे नोट्स बना कैसे रहे, ठीक है, और क्या वो माइक्रो थीमेटिकली बना रहे हैं, तो उनको ये क्या वो माइक्रो थीमेटिकली बना रहे हैं या बस ऐसे रैंडमली कुछ भी बना दे रहे हैं, राइट। तो उसको समझने के लिए जरा देखते हैं कि अयास मल्टीपल स्टूडेंट्स के अपना फंडामेंटल राइट्स पे नोट्स भेजो मुझे, ठीक है। और बहुत लोगों ने भेजा, मैंने एक का लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और जरा समझते हैं कि अभी इसके नोट्स आज यहाँ पे हैं, और इसको अगर माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ नोट्स प्रिपरेशन करना है तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, इसको समझते हैं, ठीक है। कि अगर मैं डायरेक्ट माइक्रो थीमेटिक वे समझा दूं कि ये होता है, तुमको समझ नहीं आएगा। जब मैं तुमको दिखाऊंगा ना कि ये देखो ऐसे, और यहाँ तुमको पहुंचना है, दिस इज द डिस्टेंस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके ये मुझे करना है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि इसने फंडामेंटल लाइफ का नोट्स कैसे बना। ओके, तो मैं जूम करता हूँ आपके लिए, और अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स का नोट्स ये यहाँ पे शुरू कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का नोट्स ये यहाँ पे शुरू कर रहा है, और कुछ कुछ डेफिनेशंस डाल रहा है यहाँ पे, फीचर्स बता रहा है, फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, एंड लेट्स से ही इज टेलिंग अबाउट द फीचर्स हियर, ठीक है, बैलेंसिंग इंटरेस्ट एंड ऑल दीस थिंग्स। उसके बाद सिग्निफिकेंस बता रहा है ये, ठीक है, सिग्निफिकेंस बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या बता रहा है, इश्यूज एंड चैलेंजेस बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे इश्यूज एंड चैलेंजेस कहाँ गया, ठीक है, इश्यूज एंड चैलेंजेस बता रहा है। उसके बाद लिमिटेशंस बता रहा है एंड क्रिटिसिज्म बता रहा है, राइट, यहाँ पे एंड वे फॉरवर्ड बता रहा है। देन इज टॉकिंग अबाउट रेट्स, टाइप्स ऑफ रेट्स बता रहा है, और सिग्निफिकेंस ऑफ रेट्स बता रहा है। इफ यू कैन सी हियर सिग्निफिकेंस ऑफ रेट्स, और यहाँ पे फिर अगेन स्टार्टिंग विद डीपीएसपी। तो जो फंडामेंटल राइट में इसके जो नोट्स हैं वो रेट्स पे हैं। फंडामेंटल राइट में क्या इशू चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या लिमिटेड नेचर है, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इससे इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारी चीजों में ये नोट बना रहा है। मैं ये कहता हूँ इस नोट से तुम्हारा प्रीलिम्स का भी अगर कोई ढंग का क्वेश्चन आ गया वो नहीं निकलेगा। तो इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो आप लक्ष्मीकांत को खोल के एक बार पढ़ोगे, 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे, एंड यू हैव पुट लॉट ऑफ लेट्स से एफर्ट इनटू दिस, राइट। तो एक बिगिनर, वेटरन एस्पिरेंट को छोड़ो, बिगिनर एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर जील है, जो पहले साल में बैठ रहा है तैयारी करने को, वो अगर ऐसे नोट्स बनाएगा तो ही उसको पता ही नहीं नोट्स बनाने कैसे, राइट। उसको एक्चुअली पता ही नहीं नोट्स बनाने कैसे ना। उसने तो फंडामेंटल राइट्स का नोट्स वहां से उतार लिया, कहाँ से, लक्ष्मीकांत से, राइट। तो अभी नोट्स बनाने कैसे हैं उसको समझने के लिए पहले आपको माइक्रो थीम को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी लेट्स से कि माइक्रो थीम हमारी रही फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो सिलेबस की पहली लाइन, पॉलिटी सिलेबस यानी कि जीएस पेपर 2 के अंदर सब्जेक्ट पॉलिटी, पॉलिटी सिलेबस की पहली लाइन दिस, और इस लाइन के अंदर बहुत सारे माइक्रो थीम्स हैं, जिसमें से एक माइक्रो थीम है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसपे मैंने बोला कि आप अपने नोट्स भेजो। तो अभी देखते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। माइक्रो थीम्स को आपको हमेशा ना पीवाईक्यूज के लेंस से देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इस माइक्रो थीम से यूपीएससी पूछना कैसा चाहता है, और तभी जाके आप उस पर नोट भी बनाओ। क्योंकि अगर आप बुक को ही 2-4 पेज में कन्वर्ट करके नोट बना रहे हो ना, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे। सो दैट एफर्ट इज वेस्टेज ओनली, राइट। तो अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स में यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक है, वो कैसा है कि कोई भी फंडामेंटल राइट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 19 या 21, मोस्टली इसने 19 और आर्टिकल 21 पे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। अगर आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन आए मोस्टली 19 और 21 पे है, ठीक है। दूसरा, आप अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, अगर आप देख रहे हो, तो दे आर क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन ऑन द एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी जुड़ गई, राइट टू इन्वायरमेंट जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से राइट टू प्राइवेसी का स्कोप, सॉरी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। सो दे आर आस्किंग अबाउट दिस इवोल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट अगर हो रहा है ना, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि राइट टू फॉरगेटन भी जो है आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस, आर यू गेटिंग दिस ऑन। सो फंडामेंटल राइट्स पे पहले तरीके के नोट्स कैसे बनेंगे, कोई भी अगर आर्टिकल का इवोल्यूशन हो रहा है, समथिंग इज बीइंग एडेड, या किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का स्कोप बढ़ रहा है, दैट्स बिकम इंटरेस्टिंग, राइट, एंड दैट्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। दूसरा, कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया,
जो कि इट वॉज सीन एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ जो कि किसी भी एक फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो रहा हो, उस पर यूपीएससी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, दीज आर द टू एनालिसिस दैट आई एम गेटिंग, राइट। अगर आप अगेन देखो तो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट क्वेश्चन है, तो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट पे क्यों क्वेश्चन है? बिकॉज राइट टू क्लीन एनवायरमेंट जो है आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ा रहा था। ठीक है, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एमसी मेहता केस से आया, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तो वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अगेन दे आस्किंग स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स लेटेस्ट जजमेंट में कैसे बढ़ रहे हैं वो पूछा है, अगेन दे आस्किंग द सेम क्वेश्चन। ठीक है, दे आस्किंग अबाउट जैसे हेट स्पीच। नाउ अगेन आई टोल्ड यू कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है, अब नाउ हेट स्पीच का प्रोविजंस यूज करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गवर्नमेंट कर्टेल करती है मैक्सिमम टाइम्स, राइट, not maximum time I will say, but government does this, right? So now any law that is there which is very much inconsistent with the fundamental right and it's creating controversy and all, so that's become very important for the UPSC. अगेन आप देखोगे तो डीएनए टेस्टिंग इन चाइल्ड्स वोम, ठीक है, क्या वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है? अब ये क्वेश्चन अभी इस साल आया हुआ, तो फंडामेंटल राइट पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो माइक्रो थीम को आप जब भी पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट पे आइदर दे आर आस्किंग इवोल्यूशन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स या दे आर आस्किंग कि एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट और वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, तो दैट बिकम इंपॉर्टेंट। तो मैं मेंस के नोट्स कैसे बनाऊंगा? इन पैरामीटर्स पे बनाऊंगा, रेदर देन मैं इशूज और वो सारी चीजें जो बना के रखा हुआ है उसको रखूंगा अपने लिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप देखोगे इस स्लाइड को तो दिस इज द स्लाइड, अगर मैं इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं बीचों बीच, इफ इट इज विजिबल टू यू, लेट मी जस्ट जूम इन फॉर यू। ठीक है, तो ये आपका पीवाईक्यूज बेस्ड है। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एनालिसिस करके प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करके हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर उसने राइट टू लाइफ के बारे में पूछा, सेक्शन 68 आईटी एक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट था आर्टिकल 19 के साथ, तो सेडिशन लॉ के बारे में पूछ सकता है। सेडिशन लॉ इज बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, टू कर्टेल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन समटाइम्स। ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी में हमेशा रहता है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू प्रोटेस्ट, नाउ राइट टू प्रोटेस्ट इज व्हाट? योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और समटाइम्स इट इज बीइंग सेड कि आर्टिकल 144, मतलब सॉरी आर्टिकल 144 नहीं, सेक्शन 144 जो कि आचार संहिता जिसको बोलते हैं, उसको लगा के सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, राइट टू प्रोटेस्ट को कर्टेल करती है। तो नाउ दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, दे आर फोन टैपिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, सेंसरशिप पे क्वेश्चन आ सकता है। जब फिल्म पे क्वेश्चन आ चुका है, दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन ओटीटी रेगुलेशन टू। गेटिंग माय पॉइंट? डीएनए टेस्टिंग पे क्वेश्चन आ, तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। माइनॉरिटी राइट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो भी लॉज, लेट्स से जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स पे और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, दैट बिकम इंपॉर्टेंट और इवोल्यूशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको अब इस तरीके के इश्यूज को पकड़ के फंडामेंटल राइट्स के लिए नोट्स बनाना है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बात तो ये रही, ठीक है, और हर एक माइक्रो थीम को एक बात तो इतनी बात आपको समझ में आती है, तो एक माइक्रो थीम को मैंने पकड़ा और उसके अंदर फंडामेंटल राइट से समझ में आ गया मुझे कि ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो तरीके के, इवोल्यूशन एंड एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज हैपनिंग व्हाट, उस पे क्वेश्चन कंट्रोवर्सी अगर आ रही है तो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हर माइक्रो थीम पे आपको ऐसे ही एनालिसिस करके उसका क्रक्स पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट बजटिंग एक माइक्रो थीम है, तो इस माइक्रो थीम पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो माइक्रो थीम गवर्नमेंट बजटिंग है, जैसे गवर्नमेंट बजटिंग एक माइक्रो थीम है, गवर्नमेंट बजटिंग एक सिलेबस का टॉपिक है जिसके अंदर इस तरीके की माइक्रो थीम है, राइट। तो दे आस्किंग क्वेश्चन, अब इन पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? तो करंट बजट पे अगर लेट्स से एक बजट आया तो उस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो कोई भी चेंजेस अगर टैक्स में हो जाए, टैक्स में कोई भी चेंजेस हो जाए ना, तो दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो आप पूरा बजट पढ़ने के बजाय सबसे पहले तो वहां कूदो जहां पे टैक्स में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। दूसरा क्या, कि जो भी ऑब्जेक्टिव हो जाए ना बजट बजट का, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो दैट बिकम इंपॉर्टेंट। तो अभी हर एक माइक्रो थीम को जब मैं पीवाईक्यू के लेंस से देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा इस माइक्रो थीम को डील करने का तरीका ये था, इस पर्टिकुलर माइक्रो थीम को डील करने का तरीका ये है। तो मैं एग्जैक्टली यूपीएससी के साइकी में जाके ये पता कर सकता हूँ कि वो पूछना क्या चाहता है, राइट। और जब भी पेपर आएगा ना तो मेरा नॉलेज गैप नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुझे क्वेश्चन देखा किसी पर्टिकुलर माइक्रो थीम पे मुझे आया नहीं। जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ इश्यूज, चैलेंजेस, लिमिटेशन, फीचर्स ये बना के जा रहे हैं ना, इनको बहुत दिक्कत आती है।
ठीक है। जेंडर बस्टिंग में पूछ रहा है, जेंडर बस्टिंग दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बजट में जेंडर का बजटिंग का कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उसी तरह कुछ स्टैटिक बजट के कुछ क्वेश्चन है दैट बिकम इंपॉर्टेंट, और करंट और स्टैटिक मिला के भी वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है। तो इफ यू विल सी की टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, टैक्स एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अगेन टैक्स एक्सपेंडिचर, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टैक्स, कुछ भी टैक्स की छूट मिल रही है, एनीथिंग दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। सो अभी हमने 2 माइक्रो थीम देखी और हमने ये समझ में आया कि हर एक माइक्रो थीम को एनालाइज करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने माइक्रो थीम पकड़ी और वहीं पे पढ़ लिया बस खत्म हो गया सारी चीजें, नहीं, आपको माइक्रो थीम को एनालाइज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इस माइक्रो थीम पे सवाल बन कैसे सकते हैं, दैट्स बिकम इंपॉर्टेंट, राइट। तो माइक्रो थीम को बस मैं अगर तुमको डॉक्यूमेंट दे दूं ना, तो मुझसे एनालाइज नहीं कर पाओगे सारी चीजें, फिर कहोगे कि क्या ही डॉक्यूमेंट दे दिया। यू हैव टू लिसन टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, राइट। तो हर एक माइक्रो थीम को एनालाइज करना पड़ता है, एंड देन यू विल बी एबल टू नो कि ओके ये चीज निकल के आ रही है, तो मुझे इस पर्टिकुलर माइक्रो थीम पे इस तरीके की अप्रोच लेके पढ़ाई करनी है, राइट। और तुम्हें ऐसा लगता है कि ओके कि तुम्हारे लिए भारी हो रहा है सारी चीजें, तो हमने एक्स फैक्टर नोट्स अपने इसी पैटर्न पे बनाए हुए हैं। ठीक है। अभी मैं तुमको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाता हूँ, ये हमारा एक्स फैक्टर नोट्स है ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो अगर तुमको मैं जूम करके दिखाऊं लिस्ट से, तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जितने भी जो चीजें हैं, जो कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट होकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, वो दूसरा कुछ भी इवोल्यूशन अगर आ रहा है, वो दोनों को यहाँ लाया हुआ है। देखो, सेडिशन, राइट टू प्रोटेस्ट, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन अगेन एक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या की प्रोविजंस हो सकते हैं, जो भी एक्ट्स आए हुए हैं आज के डेट में, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो भी इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, दैट्स बिकम इंपॉर्टेंट, तो हमने उनको भी कवर कर दिया। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट, आर्टिकल 25 टू 28। अब उसके अंदर दिया सर्टेन लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है। अभी जो कर्नाटका हिजाब इशू वाला था, ठीक है, नाउ वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ रिलेट कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट को कैसे प्रिपेयर करना है, वो ऐसे करना है। ठीक है। क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल 19 और 21 पे पूछा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 25 पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा नहीं, लेकिन उसको भी तैयार करने का तरीका क्या होगा कि आपका तैयार करने का तरीका यही होना चाहिए कि जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर, या कोई ऐसे लॉज जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और इनकंसिस्टेंट हो रहा है विद द फंडामेंटल राइट्स, उनको मैं प्रिपेयर करूं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव मेड नोट्स। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आई इतनी बात की नहीं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बाद मैं माइक्रो थीम के बाद मैं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग पे जाने वाला हूँ। तुमको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जस्ट टेल मी, यस और नो। ओके, ठीक है, यस, ठीक है। तो हर एक माइक्रो थीम को देखने का नजरिया अलग है, और उस नजरिए को पकड़ने के बाद आपको उसी पैटर्न पे चीजों को तैयार करना है। ठीक है। तो नोट मेकिंग का तरीका ये है, एंड दिस इज व्हाट इज लैकिंग। ठीक है। दिस इज व्हाट इज लैकिंग इन द पीपल। तो अगर आप फंडामेंटल राइट्स के नोट्स आप लोगों से भी अगर मैं मंगाऊं, तो आई विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ नोट्स हियर, जैसा इस बच्चे ने भेजा है ना, सेम आपका भी कुछ कुछ ऐसा ही निकल जाएगा। थोड़ा सा इससे हो सकता है बेटर हो, या थोड़ा सा इससे हो सकता है और खराब हो, बट आप ये देखो कि यूपीएससी में जो पूछ रहा है वो यहाँ है 100 पे, और ये जो नोट्स बने हैं वो 0 पे। इस नोट्स का मैं क्या करूंगा? यूपीएससी का मेन नहीं निकलेगा मेरा इस नोट से, अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ गया तो। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके नोट वोट्स कुछ ढंग के नहीं है, तो ऑफलाइन में बैठा रहता हूँ सिविल जज ऑफिस में, आप आ सकते हो, मुझे दिखा सकते हो। आई एनालाइज योर नोट्स, आई टेल यू कि भाई ये कहाँ पे हो, तुमको कितना डिस्टेंस क्लियर और करना है इन ऑर्डर टू गेट एट द राइट पोजीशन। कम से कम प्रोसेस में स्ट्रांग रहो। ठीक है। तब जाके तुम्हारा मेंस का एग्जाम निकलेगा, राइट। तो नोट्स मेकिंग का तरीका ये है, अगर इफ यू हैव फिगर्ड आउट ऑल दीज थिंग्स, तो तुम कंटेंट के लेवल पे कभी पीछे नहीं रह पाओगे। ठीक है। और इसको तैयार करने के बाद यू हैव टू फिगर आउट द साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, एंड दैट इज थीम एंड डिमांड अप्रोच। यहाँ पे हम आएंगे थीम एंड डिमांड अप्रोच पे, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिस इज सेकंड थिंग, राइट। अब मैंने बोला था थीम एंड डिमांड अप्रोच होता क्या, मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। एंड हाँ, इसको ऐसे समझो जरा, ध्यान से समझना कि मैंने तुम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कुछ, यूपीएससी ने आपसे पूछा ए, और आपने उसको समझ लिया बी, और आप बी के हिसाब से जवाब देने लगे। ठीक है। मतलब क्या कि मैंने आपसे पूछा कुछ और आप बता कुछ रहे, यानी कि मेरे पूछने में और आपके समझ के बाद उसको बताने में एक डिस्टेंस है। ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि पूछा क्या गया है, राइट। फिर से समझना मेरी बात, मैंने पूछा आपसे ए, जैसे कि ए क्या है, राइट।
और आप उसको रिसीव कर रहे हो एज ए बी समझ रहे हो, आप बता रहे हो कुछ और। तो थीम और डिमांड अप्रोच क्या करता है ना, इसी डिस्टेंस को कम कर देता है कि जो पूछा है ना आप वो एग्जैक्टली समझ पाओगे कि थीम और डिमांड है क्या क्वेश्चन। बिकॉज अभी आपने ऊपर भी देखा कि डिमांड ही नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है, पूछ रहा है कुछ, बता कुछ, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर वो डिस्टेंस खत्म हो जाए, तो उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए और आपको ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, आपकी जो क्वेश्चन पूछा है उससे आप बहुत ही ऑब्जेक्टिवली उसका आंसर दे पाए, दैट इज वाई वी हैव कम अप विथ थीम एंड डिमांड अप्रोच, राइट। इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन तो है ही, ठीक है, बट इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के पीछे भागना और पेपर भरना इज नॉट वर्किंग एनी मोर। गेटिंग माय पॉइंट नॉट। तो थीम और डिमांड अप्रोच यही है कि आप एग्जैक्टली समझ पाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और अभी मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ बहुत सारा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। कि पूछा ये है, तुम समझ ये रहे हो, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस, और इसको अगर क्लोज कर दिया जाए ना तो तुम वो समझ जाओगे कि पूछा क्या जा रहा है। और जब तुम ये समझ जाओगे कि पूछा क्या जा रहा है, तुम अपना जो आंसर है ना उसी हिसाब से लिखोगे जो पूछा जा रहा है, राइट। ओके, तो समझते हैं कि थीम और डिमांड अप्रोच को कैसे इसको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारी कुछ पुरानी वीडियोस आई थी, राइट। अभी कुछ 2 दिन पहले मैंने अपनी कुछ वीडियो रिलीज की थी, तो उसमें मैंने बोला था कि आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें अपनी कॉपीज भेज सकते हैं, ताकि मैं एनालाइज करके आपको बता दूंगा कि आपकी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो वहीं से मैं कुछ स्क्रीनशॉट आया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ वेटरन एस्पिरेंट्स भी हैं जिनको अभी तक ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है और हम बता क्या रहे हैं। दिस ऑलवेज अ डिस्टेंस, राइट। अगर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है अगर एक जीएस पेपर में, अगर आप ये डिस्टेंस ही कम कर दो ना तो 50% आपका काम वहीं हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। सो लेट्स कम और देखते हैं कि ओके, सो ये सारे स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं और हमने कॉल भी किया एक एक लोगों को, कुछ कॉल्स बची हैं, दैट विल बी डन टुमारो, ठीक है। तो आप भी अपनी आंसर कॉपी हमें भेज सकते हैं, आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप का क्यूआर कोड, तो वहां से आप मुझे अपनी कॉपी भेज सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो वेरी इजीली, राइट। सो दिस वाज इट। तो अगर आप देखें तो ये कॉपी आई हमारे पास, तो उसका एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं और बच्चा कैसे इसको लिखा है वो समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जरा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस की प्रिपरेशन इज डन ओनली थ्रू द क्वेश्चन, मतलब आंसर राइटिंग, राइट। मेंस की प्रिपरेशन में आपको नोट्स मेकिंग आनी चाहिए, तरीका और आंसर राइटिंग आनी चाहिए, दो ही चीज आनी चाहिए, और दोनों ही तरीकों को हम डील करते हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन सेज कि कोलोजियम सिस्टम हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। मतलब क्या हो गया, अपने सक्सेस का ही विक्टिम हो गया, ठीक है। विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू लीडिंग टू क्वेश्चन अबाउट दिस लेजिटिमेसी कमेंट। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझो, ठीक है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कमेंट लिख के क्वेश्चन डायरेक्ट कमेंट डायरेक्टिव के साथ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, थीम और डिमांड को पकड़ो, थीम और डिमांड को पकड़ो। थीम और डिमांड आपका हर जगह काम करता है, यही जो पूछा गया है ना वो उसकी, और जो आप बता रहे हो, जो जो पूछ रहा है और आप जो रिसीव कर रहे हो उसके बीच के डिस्टेंस को खत्म कर देता है। मतलब आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ द क्वेश्चन, थीम ऑफ द क्वेश्चन इज कोलोजियम सिस्टम, ठीक है। कोलोजियम सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखा हूँ। थीम को मैं हमेशा इंट्रोडक्शन में लिखता हूँ। और डिमांड क्या है क्वेश्चन की, अगर देखा जाए तो कोलोजियम सिस्टम हैज बिकम द विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। मतलब क्या, पहले तो मुझे ये बता दो कि कोलोजियम सिस्टम का सक्सेस क्या है, फिर तो बताओगे विक्टिम क्यों बना ये, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट डिमांड। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है कि विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, मतलब क्या कि सक्सेस तो आया बट चैलेंजेस भी हैं और उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन, ठीक है। और जब आप उसकी चैलेंजेस या उसकी जो विक्टिमाइजेशन वाली जो बातें हैं वो बताओगे, तो यू कैन नॉट कंक्लूड डायरेक्टली, यू हैव टू कंक्लूड बाय अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। वे फॉरवर्ड के साथ ही कंक्लूड करोगे, ठीक है। एंड देन यू जस्ट राइट अ समरी, ठीक है। तो अगर मैं होता इस क्वेश्चन को तो कैसे एड्रेस करता, और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कैसे एड्रेस किया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इफ आई वुड बी अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट आई वुड बी डूइंग इज आई हैड 2 पेजेस, ठीक है। ये बहुत ध्यान है, स्ट्रक्चरिंग देखो, 30 सेकंड के अंदर आपको स्ट्रक्चर फिगर आउट कर लेना है कि मैं इस क्वेश्चन में ऐसे जाने वाला हूँ। उसके बाद नहीं, अगर आप 30 सेकंड 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हो ना तो आपका आंसर ही कुछ और डायरेक्शन में चल जाएगा। दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर योर आंसर। तो कोलिजन सिस्टम इज माय थीम, ठीक है। तो मैं कोलिजन सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, जो भी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन है, और कोलिजन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है बाय द 3 जज केसेस, वो सारी चीजें लिखूंगा, ठीक है। नाउ द सक्सेस ऑफ कोलिजन सिस्टम इज अ डिमांड 1, ठीक है। सक्सेस ऑफ कोलिजन सिस्टम इज अ डिमांड 1, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा।
अभी कोलिजन सिस्टम का सक्सेस क्या है कि उसने एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट एलिमिनेट कर दिया। दैट इज फर्स्ट सक्सेस। एग्जाम्पल क्या है या इलेबोरेशन क्या दे सकते हो कि नाउ द सीजीआई जो भी नाम देगा दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। नाउ दैट इज फर्स्ट पॉइंट, उसका सब्सटेंशिएशन भी कर दिया। दूसरा, कोलिजन सिस्टम की वजह से सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर हुआ है कैसे? रियलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हुआ है। ठीक है। तीसरा क्या हुआ है सक्सेस में, और क्या बात हो सकती है कि सक्सेस कोलिजन सिस्टम की सक्सेस की वजह से क्या हुआ है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हुई है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये आपका डायमेंशन होगा। और इलेबोरेशन क्या होगा कि यू कैन टॉक अबाउट द एमएच बेक का अपॉइंटमेंट इन 1977 विच स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। इंदिरा गांधी ने एमएच बेक को सीजीआई बना दिया, सुपरसीडिंग हिज सीनियर्स, राइट? सो दैट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन अब हो रहा है। ठीक है। तो और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई। सो दीज आर द सक्सेस, राइट? बट उसके बाद चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज विक्टिम भी है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ओपेक अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों की। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या कि चैलेंजेस, ये जो विक्टिम वाला जो डिमांड टू है वो क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है लोगों की। अब नाउ यू आर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो व्हाई देयर इज अ जुडिशियल पेंडेंसी, व्हाई देयर इज अ जुडिशियल लेट्स से वैकेंसीज, राइट? और जुडिशियल वैकेंसी की वजह से क्या हो रहा है? पेंडेंसी ऑफ केसेस हो रहा है। सो दैट इज द एलैबोरेशन हियर। ठीक है। तीसरा, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इफ यू कैन थिंक ऑफ, कि अगर आप देखोगे तो अंकल जज सिंड्रोम है। ठीक है, नेपोटिज्म चल रहा है जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी के अंदर क्या चल रहा है? नेपोटिज्म चल रहा है। अब एग्जांपल आप क्या दे सकते हो कि लॉ कमीशन ने भी 2009 में इस चीज को हाईलाइट किया था। सो नाउ यू कैन टॉक अबाउट लाइक चैलेंज। और क्या है कि आप इफ यू फील सी कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ओनली 2 आउट ऑफ 8 वुमेन कोलिजियम के अंदर जा पाई, राइट? who have been selected in the Supreme Court. So if you can see, these are the what the challenges is there. Now I'll give a way forward. क्या एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा मैं वे फॉरवर्ड का, जिसमें I'll talk about the best practices of the world, जहाँ पे कैसे कोलिजियम वर्क करता है. For example, I will talking about UK, maybe South Africa, maybe France, right? And then I'll conclude the importance of judiciary and the collegium. This is how I'll be writing the answer अगर मुझे लिखना होता तो. Now if I'll see कि ये बच्चा कैसा लिख रहा है, और ये बच्चा इस बार क्या दिया हुआ है? मेंस दिया हुआ था. ठीक है, तो लेट मी डिलीट दिस पेज फर्स्ट, ये बीच में आएगा. ठीक है, अगर आप इसको समझ पाओ तो मैं आपके लिए ये जूम करके आ रहा हूँ. ठीक है, थीम डिमांड आप इसकी समझ चुके हो. कोलिजियम सिस्टम के बारे में ये इंट्रोडक्शन लिख रहा है. ठीक है, कोलिजियम सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन लिख रहा है, विच इज गुड. ठीक है, अब कोलिजियम सिस्टम के बारे में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूछ ही नहीं रहा. आप देखो एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, और आप अगर इंफॉर्मेशनल पार्ट इतना एड्रेस कर दोगे तो आप वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट कर रहे हो. लाइक these are not even asked, these are not even asked means what? You misunderstood the demand, and that is what theme demand approach do. वो आप जो पूछा गया और जो बताना है आपको उसकी डिस्टेंस क्लोज हो जाती है. राइट नाउ हेडिंग क्या डाल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये हेडिंग होनी चाहिए. द हेडिंग इज नॉट एनालिटिकल. तो जब आपकी हेडिंग प्रॉपर नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आएगा कि आप डिमांड कौन सा एड्रेस करने वाले. गेटिंग माय पॉइंट? सो दो शी हैज रिटन गुड पॉइंट्स. मतलब अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर मतलब शी इज ट्राइंग टू से कि चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से उसका विक्टिमाइजेशन हुआ है या उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन पूछा गया. तो अगर आप उसके पॉइंट्स भी देख रहे हो ना, तो पॉइंट्स ने कुछ कुछ अच्छे लिखे हैं, कुछ कुछ चीजें जो है वो लेट्स से सही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात दिखाऊं तो शी इज टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म हियर. अगेन शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी. दिस इज व्हाट? रेप्लिकेशन या रिपीटिशन. ठीक है, आप सिमिलर डायमेंशन को रिपीट कर रहे हैं. नाउ शी इज सेइंग कि कोलिजन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली जजेस, नेपोटिज्म एंड अनफेयर डिसीजन ऑन अपॉइंटमेंट. अनफेयर आप कैसे कह सकते हो? अनफेयर आप नहीं कह सकते. यू कैन से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बट यू कांट से अनफेयर डिसीजन आर बीइंग टेकन. ठीक है, दिस इज रॉन्ग इन द वे, राइट? सो इस तरीके की चीजें आप लिख रहे हो. ठीक है, उसके बाद आप आर्गुमेंट्स इन फेवर दे रहे हो. ठीक है, यू आर नॉट गिविंग वे फॉरवर्ड एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये थर्ड पार्ट है इन द चैलेंजेस. For example, this is the fourth जो point है in the challenges. What it is saying, striking down NJAC which had members of executive and eminent persons such as obstructing the power of executive and legislature. I'm not understanding what she is trying to say. कि कैसे कोलिजियम सिस्टम का ये चैलेंज है. How it is a challenge. Striking down of NJAC is how it is a challenge. वो बताना पड़ेगा आपको. Now in order to articulate it, she is not able to articulate it. कोलिजियम सिस्टम जो है ना,
इट इज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, राइट। और एनजे क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर कर रहा है। मतलब क्या कि अगर जो इट इज अगेंस्ट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एग्जांपल में आप क्या डाल सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया बिकॉज इट इज फाइंडिंग कि इट विल कॉम्प्रोमाइज द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, राइट। तो इट कैन बी आर्टिकुलेटेड लाइक दैट। तो आर्टिकुलेशन का भी इशू आ रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड कि पूछा जो कुछ जा रहा है और स्ट्रक्चर हेडिंग नहीं है, इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले आपको सक्सेस बतानी पड़ेगी, उसके बाद आप चैलेंजेस बताओगे, फिर वे फॉरवर्ड के साथ आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे। कैन यू सी दिस पार्ट शुड नॉट बी रिटन, ठीक है। कैन यू सी आर्टिकुलेशन कैन बी इम्प्रूव्ड हियर। कैन यू सी कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज रॉन्ग। कैन यू सी द रिपीटिशन एंड द डायमेंशंस। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज देयर एंड इसको इंप्रूव अगर आप कर लोगे, दिस इज व्हाट द साइंस ऑफ आंसर राइटिंग इज, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे क्वेश्चन पूछा कुछ और बताया कुछ और ही जा रहा है। एंड दीज आर द वेटरन एस्पिरेंट्स, राइट, दीज आर द वेटरन एस्पिरेंट्स एंड दे डोंट नो एक्चुअली कि कैसे एड्रेस करना है आंसर्स को। फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। नाउ द क्वेश्चन सेज, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एथिक्स में बहुत गलतियां होती हैं इस क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द रोल ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स इन शेपिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। What are the societal implication of widespread adherence to or disregard for these principles? This is the question, right? देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि क्वेश्चन की थीम और डिमांड मुझे पकड़नी है, ठीक है। अब थीम क्या है, इथिकल प्रिंसिपल्स। जो भी इथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिसीजन को सेव करते हैं, वो इथिकल प्रिंसिपल्स आर द थीम ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्या है, उनका रोल पूछ रहा है, ठीक है। रोल पूछ रहा है, रोल ऑफ इथिकल प्रिंसिपल्स इन डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन मेकिंग में इथिकल प्रिंसिपल्स रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है, कंसिक्वेंसेस पूछा है, सोसाइटल इंप्लीकेशंस पूछा है, अगर आप एडरेंस करोगे तो और नहीं करोगे तो, दोनों पूछा है। यानी कि क्या, सोसाइटल इंप्लीकेशन बताओगे, पॉजिटिव इंप्लीकेशंस ऑफ एडहरिंग, यानी कि इसके अंदर दो पर्टिकुलर सब स्ट्रक्चर बन जाएंगे, पॉजिटिव इंप्लीकेशंस और नेगेटिव इंप्लीकेशंस आप बताओगे एंड देन यू विल कंक्लूड योर आंसर, ठीक है। सो देन यू कंक्लूड योर आंसर, ठीक है। तो अगर मुझे इसको एड्रेस करना होता तो मैं कैसे करता, लेट्स टेक अ पेपर एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं क्या लिख रहा होता और ये क्या लिख रहा है, ठीक है। सपोज 10 मार्कर है तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में इंट्रोडक्शन में बात करता हूँ। इथिकल प्रिंसिपल्स जो कि हमको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एथिक्स इज चूजिंग बिटवीन टू रॉन्ग्स एंड टू राइट्स, राइट। दो सही चीजों में चुनाव करना और दो गलत चीजों के बीच में चुनाव करना डिफिकल्ट होता है। सही और गलत में चुनाव करना इज वेरी इजी, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि ट्रैफिक लाइट तोड़ के जानी चाहिए कि नहीं, आप बोलोगे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बट मैं अगर पूछूंगा कि अगर ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ोगे तो जो एम्बुलेंस में जिसको तुम लेके जा रहे हो वो मर जाएगा, तो अब तोड़नी चाहिए कि नहीं। तो अब नाउ यू हैव द डिलेमा, ठीक है। अब तुम इथिकल प्रिंसिपल्स पे आओगे कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए। नाउ नाउ दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो सही और गलत में तो कोई भी चुनाव कर लेगा, एक बहुत ही आसान सा होता है, राइट। तो इथिकल प्रिंसिपल्स की मैं बात करूंगा कि इथिकल प्रिंसिपल्स कैसे आपको मॉरल जैसे अवेयरनेस होनी चाहिए इथिकल डिसीजन लेने के लिए। इथिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू मॉरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी मॉरल एक्शंस में दिखनी चाहिए, मॉरल जजमेंट होना चाहिए, मॉरल मोटिवेशन होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। ये आप मैं इथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, राइट। दिस इज माय इंट्रोडक्शन वुड बी। नाउ रोल ऑफ इथिकल प्रिंसिपल्स इन डिसीजन मेकिंग, रोल ऑफ इथिकल प्रिंसिपल्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी देखना यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इथिकल प्रिंसिपल्स हमारे पास तीन है। अब ये नॉर्मेटिव एथिक्स का क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर नॉर्मेटिव एथिक्स का क्वेश्चन है। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, पहली लाइन एथिक्स सिलेबस की, उसके अंदर कीवर्ड मिलेगा डायमेंशन ऑफ एथिक्स, आपको सिलेबस के अंदर ही। अब डायमेंशन ऑफ एथिक्स को जब आप बुक में खोलोगे तो आपको मिलेगा नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स। अब ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मेटिव एथिक्स का क्वेश्चन, अगर आप पकड़ पा रहे हो तो, नहीं पकड़ पा रहे तो कोई बात ही नहीं। तो कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कांत का डिओन्टोलॉजी, जो ये बोलता है कि मीन्स आर इंपॉर्टेंट देन एंड्स। डिसीजन मेकिंग में अगर आपको लेनी है तो मीन्स आर इंपॉर्टेंट देन एंड्स, ठीक है। यानी कि अगर आप उसका एग्जांपल देना चाहते हो तो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी इमीडिएटली आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। व्हाई? बिकॉज उनके लिए वायलेंस के थ्रू किसी एंड को अचीव करना वाज नॉट गुड, बिकॉज ही वाज फॉलोइंग द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, डिओन्टोलॉजी। तो अगर आपको एथिकल डिसीजन लेना हो तो जो मीन्स को अगर आप वो दोगे,
importance. So you can easily take the decision कि okay, I'm not doing this. Why? Because it is against the means. दूसरा, JS मिल और जो बेंथम का जो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है कि इफ द एंड इज गुड, ठीक है, तो मीन्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। या अगर आप ऐसे दे सकते हो कि लार्जर गुड फॉर लार्जर, बोलता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कि लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी के लिए आप थोड़े लोग को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, बट फॉर द लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी बट एंड लार्जर इकोनॉमिक लेट्स से पर्सपेक्टिव दीज डिसीजंस वर टेकन, राइट। तो नाउ एथिकल प्रिंसिपल्स में क्या हुआ कि जब आप यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेते हो तो यू यूज थिंक दैट। तीसरा, अरिस्टोटल का क्या होता है, वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, कि जो इंसान वर्चुअस है, यानी कि जो जो लेट्स से जो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, जो प्रॉमिस कीप करता है, ठीक है, जो फेयर है, तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो सोसाइटी के उसके भी हित में होगा और ओवरऑल सोसाइटी के भी हित में होगा, ठीक है। तो that ethical principle can be applied here. So what is the role of ethical principles in we understood कि रोल क्या था ethical principles का डिसीजन मेकिंग में। तो कांत को आप अगर यूज कर रहे हो तो मीन्स के हिसाब से करोगे, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव को यूज कर रहे हो तो एंड के हिसाब से करोगे, और अरिस्टोटल को यूज कर रहे हो तो वर्च्यू बेस्ड एथिक्स के हिसाब से करोगे, ठीक है। नाउ तो ये पार्ट में 3 पॉइंट लिखता और ऐसे ऐसे डिस्कस कर लेता, ठीक है। उसके बाद क्या था, कंसिक्वेंसेस पूछा है ना, कि अगर आप कंसिक्वेंसेस बता दो मुझे इथिकल प्रिंसिपल्स पे, अगर आप अडर करते हो तो कंसिक्वेंसेस बता दो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अगर इथिकल प्रिंसिपल्स पे अडर करने का पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस क्या होगा, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे क्योंकि आप इथिकल हो, हैप्पीनेस रहेगा, कंटेंटमेंट रहेगा। सोसाइटी के लेवल पे देखोगे तो यू विल फाइंड व्हाट, कम्युनल हार्मनी रहेगी, ठीक है, कम्युनल हार्मनी रहेगी। इन्वायरमेंट के बेसिस पे देखोगे तो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस रहेगा, एग्जांपल वन हेल्थ अप्रोच आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक के बेसिस पे देखोगे तो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। उसी तरह अगर आप निगेटिव इंप्लीकेशन देखोगे कि अगर आप लेट्स से कि एथिकल प्रिंसिपल्स पे अध्ययन नहीं करते हो तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है, इज्जत नहीं होगी सोसाइटी में। सोसाइटल लेवल पे क्या होगा, कम्युनल डिसहार्मनी हो सकती है, रियॉट्स हो सकते हैं, एग्जांपल मुजफ्फरनगर रियॉट्स, ठीक है। इन्वायरमेंट लेवल पे क्या होगा, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट लेवल पे अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, ठीक है। उससे फॉर एग्जांपल पैंडेमिक आ सकता है, एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक। और इकोनॉमिक लेवल पे क्या हो सकता है कि आपके कस्टमर्स, रेवेन्यू, ये सारा लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्कैम का नाम ले लो, सारा स्कैम, फुल स्कैम, ये जो भी है, ठीक है। तो यू कैन गिव स्कैम्स, जो भी कॉर्पोरेट स्कैम्स हुए हैं उसका, एंड देन यू कैन कंक्लूड द आंसर कि आपको इनकल प्रिंसिपल पे अडर होना चाहिए, ऐसे। तो अगर अभी आप देखोगे कि दिस इज हाउ इफ आई वुड हैव रिटन द आंसर, अगर मैं लिख रहा होता तो, अगर ये बच्चा अब कैसे लिख रहा है, टोटली व्हाट इज आस्क्ड उससे पूरा अपोजिट, ठीक है। इसने इथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ लिखा, आई विल गिव हिम लेट्स से हाफ मार्क्स। उसके बाद रोल प्लेड इन डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी, क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। आपके इथिकल प्रिंसिपल्स को आप यूज ही नहीं कर रहे, फॉर यू जस्ट टेलिंग मी द वैल्यूज, राइट, यू जस्ट टेलिंग मी द वैल्यूज, नॉट टेलिंग मी द इथिकल प्रिंसिपल जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपर्ली, राइट, नॉट यूजिंग इट, यू नॉट आर्टिकुलेटिंग इट, ठीक है। उसके बाद सोसाइटल इम्प्लीकेशंस, जो कि दूसरा बड़ा पार्ट है क्वेश्चन का, अगर आप देखो व्हाट आर द सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ऐसे पूछा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा बड़ा पार्ट है, उसको आपने एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया, जो कि इस पे इतना इलेबोरेट डिस्कशन होना था, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स आप लिखते, ठीक है। तो द थिंग इज कि नॉट एबल टू सेटिस्फाई द डिमांड प्रॉपर्ली, राइट, नॉट एबल टू सेटिस्फाई द डिमांड प्रॉपर्ली। तो अब इस पे नंबर कितना मिलेगा, डायरेक्टली 2 मिल जाएगा, पढ़ूंगा ही नहीं, मैं देख के बता दूंगा कि ये नहीं हो रहा है, देख के पता चल जाएगा इज नॉट गेटिंग द मार्क्स, राइट। तो अगर आप स्ट्रक्चरल थीम डिमांड को पकड़ोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो इशू जो मैं मेन बताना चाहता हूँ आपको इशू, वो भी थीम डिमांड का ही है, कि अगर आप थीम डिमांड को कर लो ना, फिर तो हम आपका आर्टिकुलेशन का गेम बनाएं, कंटेंट का गेम बनाएं, और भी चीजों का गेम अप करें, पहले तो यही बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो द क्वेश्चन सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल स्टैग्फ्लेशन कंसर्न्स, यानी कि स्टैग्फ्लेशन इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। एनालाइज बोल दिया मतलब क्या, 50-50 लगा दो। एनालाइज क्या पूछ रहा है, हाउ इंडिया ट्रेड पॉलिसी कैन बी कैलिब्रेटेड टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल मैनेजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि क्या पूछ रहा है कि आप डायरेक्टली आपसे मेजर्स ही पूछ रहा है कि क्या मेजर्स ले लिया जाए
कि जिससे हम कैलिब्रेट कर पाए अपने सस्टेन ग्रोथ को। पहला डिमांड यही। दूसरा एनालाइज पूछा है ना, तो जो मेजर्स लोगे तो उसमें चैलेंजेस आएंगे ही, तो वो चैलेंज बताओगे तुम, ठीक है। और बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड करोगे। यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड नहीं लिखने वाले, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। दिस इज द डिमांड, राइट, दिस इज द डिमांड, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी मेजर्स पूछ लिया है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली सारे मेजर्स बता दोगे वहीं, ठीक है। और उन मेजर्स में क्या चैलेंजेस आने हैं वो बताओगे। फिर वे फॉरवर्ड अगर आप लिखोगे इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, तो फिर आपने लिखा ही क्यों, वो ऑलरेडी मेजर्स में ही आ जाता। तो आपको एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट देके यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बताऊं कि मैं अगर होता तो कैसे लिखता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो मैं क्या करता, जस्ट आई टेक 1 minute टू ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10 मार्क, मैं 15 मार्क करने लिए क्या था, क्योंकि वो फिर बड़ा हो जाता है। एल, इफ यू सी की एल राइट अबाउट स्टैग्फ्लेशन हियर, ठीक है, स्टैग्फ्लेशन लिया। रीजन्स फॉर स्टैग्फ्लेशन में ना, अगर मुझे लिखना होता ना रीजन्स, तो मैं बस ऐसे डायग्राम बना के निकाल देता, फर्स्ट हाफ में निकाल देता, पेज के फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में मैं पहली डिमांड लिखता मेजर्स दैट कैन बी टेकन, ठीक है, मेजर्स दैट कैन बी टेकन, 3-4 पॉइंट, 4 पॉइंट ले से। फिर मैं बता उसमें चैलेंजेस क्या है, ठीक है, क्योंकि मेजर्स डायरेक्टली पहले ही पूछ लिया इसने। फिर मैं इन मेजर्स में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, फिर एक बैलेंस आर्गुमेंट से मैं कंक्लूड कर देता। फॉर एग्जांपल स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, और इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे नीचे जा रही होती है। सो विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बट अगर आप ये देखो कि इसमें क्या इसने थीम और डिमांड ढंग से पकड़ पाया। अब नाउ ही इज राइटिंग रीजंस बिहाइंड द ग्लोबल स्टैग्फ्लेशन, ठीक है। क्या इतना बड़ा, क्या ये डिमांड थी आपकी? नहीं थी। आपसे पूछा क्या था, ये बताओ स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी बताओ। उसके बाद एनालाइज पूछ लिया, यानी कि क्या आप इसके अंदर क्या चैलेंजेस आने बोले वो बताओ। उसके बाद यानी कि एक पार्ट तो आपने छोड़ ही दिया, ये पार्ट आपको 0.5 मिलता एक्स्ट्रा आप लेके जाते, तो 0.5 के चक्कर में आपने इसको उतना बड़ा लिखा, उस पर नंबर भी नहीं मिलेगा, राइट। तो यू मस्ट बी कॉम्प्रोमाइजिंग द टाइम ऑन अदर क्वेश्चन, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थीम और डिमांड कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखो, आई शो यू ब्रीफली कि आर्टिकुलेशन क्या चीज होती है। अच्छा ये बताओ कि स्टैगफ्लेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, मैं उसको और अच्छे में समझाता, बट वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द टाइम। तो द थिंग इज कि स्टैगफ्लेशन जो होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, खर्च करें, लेकिन इन्फ्लेशन भी, चीजों के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है। जब लोगों के पास पैसे नहीं है तो खरीद कौन रहा है, तो प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम स्टैगफ्लेशन, राइट। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे चल रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टैगफ्लेशन जो रीजंस होते हैं ना, वो रिड्यूस्ड कंजम्पशन होता है, ठीक है, रिड्यूस्ड कंजम्पशन, बिकॉज कंजम्पशन कंसिस्ट 60% ऑफ द जीडीपी। तो कंजम्पशन ही नहीं है क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, दैट इज वाई स्टैगफ्लेशन इज कमिंग, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई शॉक हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऑयल का एग्जाम्पल, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई शॉक हो गया, तो दैट इज द रीजन फॉर स्टैगफ्लेशन। बिकॉज इंडिया में जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स ऑयल, एंड ऑयल कहाँ से आता है, अपना 80% बाहर से आता है। तो दैट इज वन ऑफ द डायमेंशन। नाउ मैं तुमको जो एक चीज यहाँ दिखाना चाह रहा था, वो ये था कि हर एक सब्जेक्ट का एक कीवर्ड होता है आर्टिकुलेशन के लिए। जैसे यहाँ पे रीजन बिहाइंड द ग्लोबल स्टैगफ्लेशन कंसर्न, रीजनल एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, एग्जाम्पल इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आईआर का आंसर लिख रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि तुम इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपके पास सही कीवर्ड्स होनी चाहिए सही एक सब्जेक्ट को डील करने के लिए। अगर आप सोसाइटी में इकोनॉमी का कीवर्ड यूज कर रहे हो और इकोनॉमी में आईआर का कीवर्ड यूज कर रहे हो, यू विल नेवर बी गोइंग टू गेट मार्क्स इवन आफ्टर यू आइडेंटिफाई द थीम एंड डिमांड प्रॉपर्ली। तब वहां पे मुझे आपका आर्टिकुलेशन सही करना है। तो दिस हैज द आर्टिकुलेशन इशू ऑल्सो, थीम एंड डिमांड का इशू ऑल्सो। अभी मैं कंटेंट पे जा नहीं रहा क्योंकि विल हैव लेस टाइम ऑन, ठीक है, हमारे पास कम टाइम है, इस वजह से वी विल नॉट गो डीप। बट आप ये देखो कि कितना बड़ा गैप है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एक और चीज मैं दिखाता हूँ, दिस इज लास्ट, विल कम टू योर क्वेश्चंस। कि एक लड़के ने मुझे एक कॉपी भेजी, और कॉपी में क्वेश्चन क्या था, ये था, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू, कि डिस्कस की फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये मेंस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही नहीं है ना, इसमें इम्प्लिसिट डिमांड है कुछ ना, इसमें कोई फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव ढंग का है ना, इसमें कुछ लेट्स से रोट लर्निंग पे क्वेश्चन बेस्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर ये मेंस का क्वेश्चन बनता ना, तो मैं इसमें ये डालता, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो की फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज के डेट में व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूटी, राइट। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी। तो आप ये भी देखो कि जहां आप आंसर राइटिंग कर रहे हो वहां पे क्वेश्चन का लेवल सही है कि नहीं, पहली बात तो मीन्स के लेवल का है कि नहीं, दैट बिकम इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं किया।
ज़्यादा, क्योंकि ये रोट लर्निंग पे थोड़ा पूरा ही बेस्ड है, तो मैं क्या ही देखूँ इसमें। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड की। एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ आपको कि आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क जो होता है, आंसर राइटिंग हमने माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ नोट मेकिंग समझ लिया। आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है? थीम एंड डिमांड आप अप्रोच समझो, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेमिंग समझो, जो मैं सबसे पहले क्वेश्चन समझा रहा था कि स्टेटमेंट के साथ है, फिर डायरेक्टिव ऐसे लग के आ रहा है, दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके का, ठीक है। और इवेल्युएटर की साइकोलॉजी समझो कि मैं अगर होता तो कैसे एड्रेस करता, मेरे दिमाग में पूरा क्लियर बना हुआ है, और मैं उस पैरामीटर पे जैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन को देखूंगा ना, मुझे समझ में आ जाएगा उसको 2 नंबर ज्यादा नहीं देना, ठीक है। तो तुम मेरी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, ठीक है। साइंस ऑफ आर्टिकुलेशन, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही समझाया कि इकोनॉमी में आईआर का कीवर्ड नहीं यूज करना है, वो आर्टिकुलेशन का साइंस है। उसके ऊपर जब मैंने लेट्स से जो कोलिजन सिस्टम वाला क्वेश्चन था, जहां पे अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए था, वो आर्टिकुलेशन करने का तरीका सही नहीं था। यू हैव टू अंडरस्टैंड मास्टर दीज थिंग्स, राइट। उसका टॉपर्स कॉपी से एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस का पैटर्न हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो यूपीएससी किस तरीके के आंसर्स को बढ़िया मार्क्स अवार्ड कर रहा है, दैट हैज टू बी एनालाइज्ड एंड समवन हैज टू एनालाइज इट फॉर यू, राइट। तो एक तो वो बात, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए एक्स फैक्टर इन आंसर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पीयर से लिखना पड़ेगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। आप फिर 20 क्वेश्चन में हो सकता है 5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे लिखे, 5 क्वेश्चन किसी दूसरे ने बहुत अच्छे लिखे, तो यू जस्ट लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो पीयर ग्रुप अगर अच्छा हो तो दैट बिकम चेरी ऑन द केक, राइट। सो दिस इज हाउ द आंसर राइटिंग को इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि आपका लेवल कहाँ है और कितना चाहिए मेंस निकालने के लिए, वो आपको अभी इस वेबिनार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको भी अगर लगता है कि आपकी लेट्स से कि इफ यू वांट कि मैं आपकी कॉपी एनालाइज करूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्यूआर कोड का, और इस पे आप मुझे अपना कॉपी भेज सकते हो। आई विल एनालाइज इट डेफिनेटली एंड यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द टीम, राइट। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड।